हेलो गाइस, आज हम अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। आगे हमने अनुच्छेद 19, 20 और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ा, जिसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली। आज हम अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है, यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा, यानी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यदि कोई संसद या विधानमंडल विधि द्वारा कोई कानून बनाती है, उसके तहत ही उसे वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसे उसकी आज़ादी नहीं छीनी जाएगी। यानी अनुच्छेद 14 से 32 तक है। इसमें अनुच्छेद 21 एक ऐसा है जिसमें संसद का एकाधिकार है, यानी संसद या विधानमंडल यदि कोई कानून बनाती है जिसके तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो उसमें न्यायपालिका भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी जैसे हमारे अनुच्छेद 14 का हनन हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी यहाँ हाई कोर्ट जाएंगे, तो उसमें न्यायपालिका न्याय कर सकती है हमारे साथ। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो उसमें न्यायपालिका कोई कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया है। तो उसमें एक केस आया 1947 में। एक के गोपालन थे जिन्हें सजा हुई थी, लेकिन उनकी सजा 1950 में पूरी हो रही थी। लेकिन गृह मंत्री ने, जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1950 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था निवारक निरोध एक्ट, जिसके तहत उसे नज़रबंद किया जा सकता है, यानी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, यानी उसे नज़रबंद जेल में डाल दिया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का हुआ था, तो उसे नज़रबंद 3 महीने के लिए किया गया था। उसी तरह ये एक्ट था जिसमें ए के गोपालन को उनकी सजा 1950 में पूरी हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें नज़रबंद किया गया था निवारक निरोध एक्ट के तहत। साथियों, तब ये ए के गोपालन सुप्रीम कोर्ट गए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी 2 बातें रखी कि एक तो 14 से 32 तक ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत न्यायपालिका यदि किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वो चेक कर सकती है। यानी जैसे ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ होता है कि जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, तो जिस न्यायपालिका यदि उस कानून में के तहत किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसे खारिज कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 21 एक ऐसा अधिकार है जिसमें संसद द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत यदि कानून बनाया गया है और उसे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसमें भी न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये दोनों में DPL यानी ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ और PEBL यानी PEBL का अर्थ होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। इन दोनों में चर्चा की जाए। और एक सेकंड था कि ए के गोपालन साहब ने कहा कि मैं जेल में हूँ, मुझे आप अनुच्छेद 21 को चेक नहीं कर सकते, यानी आप अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ जो मुझे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत मुझे जेल में डाला गया है, मुझे नज़रबंद किया गया है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही है। लेकिन मेरे 19(1)D आवाज़ संचरण करने का अधिकार का हनन हो रहा है, जिसमें उस पर भी दो बातें दी हुई है कि यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो युक्तियुक्त प्रतिबंध लग सकता है। एक तो है साधारण जनता के हित के लिए और एक अनुचित जनजाति सुरक्षा के लिए। यदि दोनों के खिलाफ है तो अनुच्छेद 19(1)D किसी व्यक्ति से छीना जा सकता है। तो ए के गोपालन साहब ने कहा कि मैंने ये भी इसका अपराधी मैं, यानी कि मैं इसके लिए भी अपराधी नहीं हूँ, तो आप मेरी याचिका खारिज कर दें। फिर 5 बेंच की जज ने इनका निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी PBL और ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों अलग अलग है, और आप 21 के तहत
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत यदि कोई अपराधी यानी के तहत वंचित उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वंचित की गई है तो उसमें न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक तो ये कहा गया, और एक कहा गया कि आप जिस अधिकार के तहत आपको यानी जिस अधिकार का आपका हनन हुआ है उसके तहत ही आप न्यायपालिका में आ सकते हो। उन्होंने ए.के. गोपालन साहब ने बोला था कि मुझे यदि आप 21 के तहत मेरी वो याचिका खारिज नहीं कर सकते तो अनुच्छेद 19 के तहत करो। लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि आपको अनुच्छेद 21 के तहत ही ये नज़रबंद जेल में डाला गया है तो आपको अनुच्छेद 21 के तहत ही इसका हवाला दिया जा सकता है, न कि 19(1)(d) के तहत। तो इसमें ए.के. गोपालन साहब हार गए थे। आगे एक और केस आया 1978 में मेनका गांधी। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी लेकिन 1978 में उनकी सरकार हार गई थी, उन्हें बहुमत नहीं मिला था, तब मेनका गांधी 1978 में एक पासपोर्ट बनाया था क्योंकि विदेश जाने के लिए। लेकिन विपक्ष की सरकार ने ये सोचा कि मेनका गांधी अभी विदेश भागना चाहती है तो उनके पासपोर्ट को पर प्रतिबंध लगा दिया। तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, वो भी क्योंकि उनकी 21 के तहत उनके पासपोर्ट को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। तो अब जो 1950 में ए.के. गोपालन साहब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसको पूरा सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने पलट दिया। यानी ए.के. गोपालन साहब के मामले में कहा था कि अनुच्छेद 21 में यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वंचित की है तो उसे न्यायपालिका द्वारा वो चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कहा गया कि चेक किया जा सकता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, क्योंकि सब मूल अधिकारों में ये लागू होता है। और सेकंड का उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि आपका जिस अधिकार का हनन हुआ है उसके तहत ही आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तो उसमें इन्होंने कहा कि यदि आपका अनुच्छेद 21 के तहत यदि हुआ है तो आप अनुच्छेद 19(14) के तहत भी आप याचिका दायर कर सकते हो, यानी डिस्कस उसके बारे में कर सकते हैं। और उसमें यह भी कहा यदि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कानून बनाया गया यदि वो गलत है तो उसे खारिज किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि यदि कोई संसद ऐसा कानून बनाए जिससे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और वो रीजनेबल नहीं है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 21 के बारे में दिया। और फिर इसमें बहुत अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने दिए, इसमें डाले गए, जिसमें एकांत का अधिकार, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, ये ऐसे बहुत अधिकार है। तो एक और आ गया था 21A, जिसमें प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये दिया गया और इसका निर्धारण राज्य करेगा। और ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, क्योंकि पहले ये मूल संविधान में 21A अनुच्छेद नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अभी हमारा अगला अनुच्छेद आता है 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। जो ए.के. गोपालन को नजरबंद किया गया था वो अनुच्छेद 22 के तहत जो कानून बनाया था वो 21 के तहत किया गया था। इसमें 2 दिया गया है, यदि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करते हैं साधारण, तो उसे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं उसे तो उसको कारण बताना पड़ता है कि आप किस के लिए गिरफ्तार हुए हो, और दूसरा उसे अपना वकील करने का अधिकार प्राप्त है। अपन नहीं कह सकते कि तुझे यही वकील करना पड़ेगा, उसे ये अधिकार प्राप्त है। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जिसमें मजिस्ट्रेट उसे रिहा भी कर सकता है और उसे रिमांड पर भी भेज सकता है। ये अनुच्छेद 22 में 1 से 3 तक दिया हुआ है। अभी आगे जो मोस्ट है वो है अनुच्छेद 22 के में 4 से 7 तक, जिसमें नज़रबंदी, जो नज़रबंदी प्रोडक्ट, जो निवारक निरोध एक्ट है वो यही है कि जिसमें नज़रबंदी जो वर्तमान में फारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद किया गया था वो अनुच्छेद
22 में जो दिया हुआ उसके तहत ही किया गया था। यानी किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोई कानून होना चाहिए तो ही गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे निवारक निरोध एक्ट 1950 जैसे एक के गोपालन को किया गया था, ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए। जैसे मीसा एक्ट 1978 में बना था, जिसमें इमरजेंसी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मीसा एक्ट के तहत वो यानी नज़रबंद किया गया था, जेल में डाला गया था। एक तो विधि होनी चाहिए, और किसी को यदि नज़रबंद किया जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए जेल में रख सकते हैं। यदि सलाहकार बोर्ड समिति एक सलाहकार यदि ये किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है, उसके 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो आगे एक सलाहकार बोर्ड समिति बनेगी। यदि वो कहे कि हाँ इसको अभी जेल में रखना, नज़रबंद करना अनिवार्य है, यही ठीक है, तो उसे सलाहकार बोर्ड समिति यदि बोल दे कि हाँ रखना है, तो उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। और फिर तीसरा है कि जिसको नज़रबंद किया गया है, जैसे फारूक अब्दुल्ला को किया गया, तो उसे फारूक अब्दुल्ला को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि आपको इस कारण, सिर्फ उनको ही कि आपको इस कारण गिरफ्तार किया गया है। तो फिर वो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो इस निरोध के बारे में, इस कारण के बारे में के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा कि मुझे जिसके तहत गिरफ्तार नज़रबंद किया गया है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। यानी किसी को गिरफ्तार क्यों किया जाता है कि ये कोई अपराध करने वाला है, तो फिर वो इसके विरुद्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि मैं ये अपराध नहीं करने वाला हूँ, मुझे बिना फालतू नज़रबंद किया गया है। तो ये होता है, इसके लिए ये पूरी होती है। इसमें थोड़े एक्ट भी बने थे अपने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में, जैसे 1919 में रोलैक्ट एक्ट, और 1939 में भी एक एक्ट बना था, और 1914 जैसे प्रथम विश्व युद्ध में था तब भी एक एक्ट बना था, जिसके तहत जो भी शक हो तो उसे सीधा गिरफ्तार नज़रबंद किया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। तो 1947 के बाद भी ऐसे बहुत कानून बने। जैसे पहला तो था हमारा निवारक निरोध एक्ट 1950, जिसमें गृह मंत्री ने बनाया था, और उसे 1969 में समाप्त कर दिया। फिर 1971 में एक मीसा एक्ट आया, और फिर 1974 में एक एक्ट आया था। फिर 1980 में एक नासा एक्ट आया, NASA राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, और 1985 में टाडा आतंकवादी और विध्वंस निवारण एक्ट, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया। और 2002 में एक पोटा एक्ट आया था, जो वो भी इस के तहत ही था, यानी इससे संबंधित ही था। ऐसे बहुत एक्ट है। जैसे कोई सरकार आई, हर सरकार ने अपना अपना एक्ट लाया, जिसकी पिछली सरकार का जैसे मीसा एक्ट था, अगली सरकार आई मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ऐसे